गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे जो आपकी मैंगो वाली फसल के बारे में या आम की खेती पढ़ रहे हैं आप, उसमें कुछ बिंदु शेष रह गए थे, उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और आज जो आम की खेती है उसको आप लोग पूरी करेंगे। उसके बाद में हम जो फ्रूट्स प्रोडक्शन है उसका दूसरा अपनी फल वृक्ष होगा वो है नींबू, ठीक है ना। उसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, इसके अंदर हमने कीट के बारे में अध्ययन किया था कि आम में ऐसे कौन से कीट हैं, इंसेक्ट हैं जो आम की फसल को या आम की खेती को बर्बाद कर देता है। किसानों ने जानकारी प्राप्त की है और एग्रीकल्चर वाले बच्चों ने जानकारी प्राप्त की है और जेट वाले स्टूडेंट भी देख रहे होंगे वीडियो को। तो इसमें बहुत सारे जेट के प्रश्न उठते हैं। आज आप लोग व्याधि देखेंगे, रोग देखेंगे, जिसमें एक प्रश्न जरूर उठेगा कि आम की व्याधि के अंदर ऐसे कौन से जैसे कारकी विकार हैं, उसमें आप लोग जिसको इंग्लिश में आप लोग फिजिकल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, उसमें से प्रश्न आया हुआ है और कई बार आ जाता है, बड़ी बड़ी कंपटीशन में आ जाता है। जैसे अभी मैं एक व्याधि का नाम बताऊंगा जिसका नाम है स्पंज या स्पंजी उत्तक, ठीक है ना। स्पंजी उत्तक क्या है उसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो आप लोग जानकारी प्राप्त रखना बेटा। और ये देखिए, ताप संवहन से इसकी फल भित्ति होती है ना, मध्य फल भित्ति, जिससे वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है या गल जाता है, आम खराब हो जाता है। और ये बीमारी ज्यादातर अल्फांसो में आती है। किसमें आती है? अल्फांसो में आती है। कौन सी? स्पंजी उत्तक। तो अपन सिस्टम से शुरू करेंगे इस टॉपिक को। जैसे अपना टॉपिक है व्याधियां, टॉपिक है व्याधियां या डिजीज। देखिए बेटा, व्याधियां, इसको अच्छी प्रकार से लिख लीजिए आप लोग। व्याधियां इंग्लिश में हम डिजीज कहते हैं। तो पहली व्याधि है चूर्णी फफूंद। चूर्णी फफूंद। देखिए बेटा, ये कवक है जो फसल में भी बहुत ज्यादा नुकसान करती है, तो पेड़ पौधों में भी नुकसान करती है। ये नहीं कि फसल में ही नुकसान कर रही है, ये फल वाले वृक्षों में भी नुकसान कर रही है। तो ये रोग है ना, कवक के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ये कवक क्या करती है, आम की टहनियों, कुमा पत्तियों व फलों पर सफेद चूर्ण जम जाता है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पौधा कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है। ये इस रोग की पहचान है। ये इस प्रकार से कवक कार्य करती हैं, पौधे में बांझपन भी ला देती हैं ये। तो ये ध्यान रखना। इसका कंट्रोल आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने फसलों में बताया था नियंत्रण। इसमें आप लोग केराथेन ये मार्केट में मिलता है। केराथेन 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 बार छिड़काव करें। 2 बार छिड़काव करें, ठीक है बेटा। ये चीज ध्यान रखेंगे कि चूर्णी फफूंद के कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, केराथेन 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर, यहां पर मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। केराथेन 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 बार छिड़काव कर दीजिए। किसान को आशातीत लाभ प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसके बाद में देखना श्याम वरण, एक रोग और है श्याम वरण। देखिए आप लोग, श्याम वरण रोग, ये क्या है श्याम वरण? ये
पत्तियों पर भूरे व काले, पत्तियों पर व, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, पत्तियों पर भूरे व काले फपोले नुमा धब्बे दिखाई देते हैं। कहने का मतलब लक्षण प्रकट करता है ये श्याम वर्ण रोग भी क्या होता है, कवक के द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो ये क्या करती हैं, आम की पत्तियों पर भूरे व काले फपोले नुमे, जिस प्रकार से फपोले पड़ जाते ना उस प्रकार से धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे क्या होती है, पत्तियों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियों की बढ़वार रुक जाती है और पौधा धीरे धीरे क्या हो जाता है, पीला रंग ले लेता है और नष्ट हो जाता है। इसके लिए कंट्रोल क्या करेंगे आप लोग, इसका नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे बेटा आप लोग, श्याम वर्ण में ध्यान रखना, भूरे व काले रंग के फपोले नुमा, ठीक है ना, फपोले नुमा, ठीक है, धब्बे दिखाई देते हैं इसके अंदर, याद रखना बेटा। इसका आप लोग कंट्रोल करेंगे मेनको जेब, क्या करेंगे, मेनको जेब पता है, जिसको हम डाइथेन M45 के नाम से जानते हैं। डाइथेन M45 जिसको मैंने अभी बताया मेनको जेब, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको मेनको जेब भी कह सकते हैं, मेनको जेब, ठीक है ना, ये साल्ट होता है इसके अंदर। और दूसरा है डाइथेन Z78, ठीक है ना, जिसको जाइनेब के नाम से जानते हैं, जिनेब के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। इसको अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लेना कि डाइथेन M45 क्या है और डाइथेन Z78 क्या है। देखिए बेटा, जो ये दोनों दवा है वो ध्यान रखना प्राथमिक ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है। प्राथमिक उपचार फसल में चाहे कोई रोग हो चाहे कोई कीट हो, इसके अंतर्गत आप लोग इस दवा का उपयोग ले सकते हैं। ये पाउडर रूप में आता है, तो यह इसका नाम है डाइथेन M45 जिसको मेनको जेब कहते हैं, और डाइथेन Z78 इसको जाइनेब कहते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है उसमें आप लोग प्राथमिक उपचार क्या क्या कार्य करते हैं, उसी प्रकार से ये दवा उसी प्रकार से कार्य करती है फसल के अंदर। तो अब किसान अपने खेत पर इन दोनों दवाओं को रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दवा फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा मैं और बता रहा हूं जो किसान अपने घर भी बना सकते हैं। देखिए बेटा, आप लोग सीखेंगे, बनाकर भी आप लोग दवा अपने खेत के अंदर स्प्रे कर सकते हैं, और बहुत ही कम पैसों के अंदर आप लोग जितने भी इंसेक्ट हैं, फंगस हैं, उनको आप लोग नष्ट कर सकते हैं। देखिए, बोर्डो मिश्रण, बोर्डो मिश्रण, ये देखिए आप लोग, बोर्डो मिश्रण क्या है। हमारे राजस्थान में दो प्रकार का बोर्डो मिश्रण बनता है। एक तो बनता है 4:4:50 गैलन, और दूसरा बनता है 5:5:50 गैलन। क्योंकि मैंने कई बार छात्रों को बताया है कि आपने बेटा एग्रीकल्चर ले रखा है, तो कम से कम अपने खेत में भी आप लोग इस प्रकार की दवा बनाकर आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल किसी प्रकार की आप लोगों को एग्रो क्लिनिक के पास में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधों की वृद्धि के साथ साथ में इंसेक्ट और जितने भी फंगस है, हानिकारक फंगस है, उसको नष्ट करने का कार्य करता ही है। क्या? बोर्डो मिश्रण। हमारे राजस्थान में दो प्रकार का बोर्डो मिश्रण बनता है। कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है। यहां पर देखना, इसको बनाने वाला मिल्ला डेट है, तो यहां पर देखना 4:4:50 ये क्या है? बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। इसमें 4 भाग चूना और 4 भाग है कॉपर सल्फेट और 50 गैलन है पानी। क्या है?
तो यहां पर देखना, चूंकि 1 गैलन में 10 लीटर पानी होता है, 1 गैलन में कितना लीटर पानी होता है? 10 लीटर है। तो 50 को कितने से गुना करेंगे? 10 से, बराबर कितना हो गया? 500 लीटर। जो आपके प्लास्टिक का जो एक ड्रम आता ना, उसके अंदर फिक्स 500 लीटर के लगभग या 450 के लगभग होता है। तो आप लोग 500 लीटर पानी में मिलाकर आप लोग इसको भाग का मतलब 4 किलो में ले लीजिए। आप लोग 4 केजी चूना, 4 केजी कॉपर सल्फेट। ठीक है ना? अब तो समझ में आ रही ना आप? इसी प्रकार से देखना बेटा, ये 5:5:50 गैलन, वही सिस्टम है। 1 गैलन में 10 लीटर पानी होता है, तो 50 में कितना होगा? 500 लीटर पानी होगा। ठीक है ना? ये मात्रा। शर्त ये है कि कोई धातु के अंदर नहीं लेना है, धातु वाले पात्र में इसको नहीं डालना है, या तो लकड़ी के में या फिर मिट्टी के बर्तन में इसको, क्योंकि ये चूना आप लोग वैसे डगले वाले लेंगे या उसको बिना बुझा हुआ ले रहे तो उसको पहले ठंडा करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग ड्रम में घोलना होगा। दोनों मिश्रण के घोलने के बाद में दोनों को मिलाकर उसके बाद में पानी में डालेंगे। अब आप लोगों को जितनी मात्रा चाहिए आप लोग किसी पात्र से निकाल लिए और स्प्रे कीजिए 100%। कोई भी इंसेक्ट है या कवक है वो बिल्कुल कार्य करना बंद कर देगी। ठीक है ना? फसल के अंदर कार्य करना बंद कर देगी। जैसे कोई काटता है, कोई चस्किंग करता है, चस्किंग मतलब चूसता है, रस चूसता है, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं फसल को काटते भी हैं तो बेटा क्या करते हैं? रस को चूसते भी हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर से ऐसा सिलेबस है बेटा, वैसे देखा जाए तो ये असीमित है। आप लोग जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही कम है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें इसके अंदर। तो आपने बोर्डो मिश्रण के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और इसके बाद में ये जो दवा है दोनों जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत काम में ली जाती है, मैनकोजेब और जाइनेब। ठीक है ना? जिसको मैनकोजेब को हम डाइथेन M45 के नाम से जानते हैं और डाइथेन Z78 को हम किसके नाम जानते हैं? जिनेब या जाइनेब के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखना बेटा, आपने यहां मैनकोजेब कितनी ली है? किसके नियंत्रण के लिए? श्याम वर्ण। श्याम वर्ण में क्या होता है? पत्तियों पर भूरे व काले फफलेनुमे में धब्बे पड़ जाते हैं या दिखाई देते हैं। ठीक है ना? धब्बे पड़ जाते हैं या दिखाई देते हैं। ठीक है? आप लोग कैसा भी इस यहां पर शब्द यूज में ले सकते हैं। यहां पर कंट्रोल करेंगे आप, नियंत्रण में क्या करेंगे? 2 ग्राम, क्या 2 ग्राम मैनकोजेब कितनी लेनी है? 2 ग्राम ये प्रति लीटर पानी में। ठीक है ना? प्रति लीटर पानी में घोलकर, पानी में घोलकर छिड़काव करें। और दूसरा क्या करेंगे बेटा? रोगग्रस्त पौधे की टहनियों या रोगग्रस्त टहनियों को तोड़कर जला देवे, ऐसे भी कर सकते हैं। रोगग्रस्त टहनियों को तोड़कर जला देवे, जला देवे। ठीक है बेटा? ये देखिए आप लोग, रोगग्रस्त टहनियों को तोड़कर जला देवे। इसके बाद में आता है, इसके बाद में अगला जिसको हम टॉपिक अलग से लिया है, कारकीय विकार, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं कारकीय विकार। देखिए बेटा, कीट हैं वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे जीव, कोई भी इंसेक्ट है, जैसे मैंने बहुत सारे इंसेक्टों के नाम बताए थे, आज मैं आप लोगों को बहुत सारे रोगों के नाम बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। तो ये तो क्या है कि कीट और कवक के दवा लगते हैं। एक कारकीय विकार, उसके शरीर के अंदर ऐसे कौन सी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से फल खराब हो जाते हैं। क्योंकि फल कई बार देखा करो, अंदर से, बाहर से बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से गला हुआ निकलता है। ये समस्या आम में आती है, देखा होगा ज्यादातर किस में आती है? आम में आती है। तो आप लोग जानकारी प्राप्त करना बेटा। देखना, आपने रोग देखने के बाद में
आप लोग करेंगे कारकीय विकार, ये आपका हेडिंग है, कारकीय विकार समस्या। ये देखिए, ये आपका हेडिंग है, कारकीय विकार। अब कारकीय में देख लीजिए आप लोग, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल, क्या, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये देखिए आप लोग, तो इसको कहेंगे हम कारकीय विकार। किस उसके शरीर में क्या परेशानी हो जाती है या उसके अंदर क्या समस्या हो जाती है, किसमें, पौधे के अंदर या फल के अंदर। तो यहां पर देखना, सबसे पहले कारकीय विकार के बारे में बात करते हैं हम, और इसमें कई बार संक्षेप में टिप्पणी भी पूछा हुआ है। तो देखिए बेटा, यहां पर कहेंगे इसको पुष्प शीर्ष विकृति, पुष्प शीर्ष विकृति। पुष्प शीर्ष विकृति मतलब आम में जो पुष्प लगते हैं उन पुष्प की आकृति बिगड़ जाती है। नाम से ही पता ना, पुष्प शीर्ष विकृति, ये एक कारकीय विकार होता है जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए बेटा, इसको हम इंग्लिश में मैंगो मालफॉर्मेशन, देखना, मैंगो मालफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ये देखिए आप लोग, कोष्टक में लिख देता हूं मैं, मैंगो MNGO MALFORMATION, मैंगो मालफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसको आप लोग दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। देखिए बेटा, इसको मैं दूसरे नाम से यहां डाल रहा हूं, गुच्छा मुच्छा, गुच्छा और मुच्छा, ठीक है ना, गुच्छा और मुच्छा रोग, ठीक है। इसको देख लेना आप लोग, पुष्प शीर्ष विकृति, मैंगो मालफॉर्मेशन, इसके कई नाम हैं, या गुच्छा मुच्छा रोग, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए कि ये क्या है। इस रोग से प्रभावित पत्तियां एवं पुष्पक्रम गुच्छों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या, पुष्प शीर्ष विकृति में क्या होता है कि इस रोग से प्रभावित पत्तियां, इस रोग से, किस रोग से, मैंगो मालफॉर्मेशन से, इस रोग से प्रभावित पत्तियां एवं पुष्पक्रम गुच्छों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ये देखिए बेटा, ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है जिससे पौधे की पैदावार रुक जाती है। देखिए यहां पर एक लाइन में उत्तर देना था, आपसे पूछ लेता है कारकीय विकार के अंतर्गत क्या उठा लिया, मैंगो मालफॉर्मेशन। देखना, इसको इस प्रकार से भी दे सकता है, मैंगो मालफॉर्मेशन, इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। मैंगो मालफॉर्मेशन क्या है, या इसके बारे में संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो एक कारकीय विकार है। इस रोग से, यहां देखना, गुच्छा मुच्छा भी पूछ सकता है कि गुच्छा मुच्छा रोग क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि इस रोग से प्रभावित पत्तियां एवं पुष्पक्रम गुच्छों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे उसकी आकृति बिगड़ जाती है।
उसकी आकृति बिगड़ जाती है। जैसे फल लगते नहीं है, हाँ लगते भी हैं तो कच्ची अवस्था में ही झड़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, अपरिपक्व अवस्था में टूट जाते हैं, कहने का मतलब फल, ठीक है ना, हो जाते हैं। यह रोग ध्यान रखना, यह रोग मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि यह रोग इस रोग का कारक भी है या इस रोग का कारण भी है कि किस कारण से हो जाता है, क्योंकि ये एक समस्या है जिसका आप लोग स्वयं नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल रोकथाम कर सकते हैं कि ये रोग नहीं होए। इसके लिए ऐसी कौन से कारक हैं या वाहक हैं जिसकी वजह से ये मैंगो मालफॉर्मेशन रोग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे कि यह रोग कवक हार्मोन व वातावरणीय कारकों से हो जाता है। ये देखिए बेटा, ये रोग किसकी वजह से होता है? कवक हार्मोन्स, जैसे ऑक्सिन हार्मोन है, इस वजह से भी ये असंतुलित हो जाता है तो भी ये रोग हो जाता है। एक वातावरण का, जैसे धूप ज्यादा होना, ठंड ज्यादा पड़ना, या फिर अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, आंधी आना, ये सभी क्या है? ये एक कारक हैं जो पुष्प विकृति को खराब कर देते हैं या बिगाड़ देते हैं, पुष्प की आकृति को खराब करते हैं, या फिर मैंगो मालफॉर्मेशन रोग हो जाता है, ठीक है ना। ये डिसऑर्डर हैं, ये आप लोग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के नाम जानते हैं, तो ये विकारी है, ये इसके कारण से होता है। अब देखना बेटा, इसकी रोकथाम आप लोग रोकथाम कीजिए, आप लोग रोकथाम, ठीक है ना, रोकथाम नहीं रोकथाम, ठीक है। रोकथाम में देखेंगे आप लोग 200 ppm NaA, ठीक है ना। पहला 200 ppm पार्ट पर मिलियन, ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। 200 ppm अल्फा NaA नैप्थलिन एसिटिक एसिड, ठीक है ना। ये देखना, आप लोग इसको हिंदी में लिख सकते हैं अल्फा नैप्थलिन एसिटिक एसिड, ठीक है ना। उसका छिड़काव सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है ना, अक्टूबर माह के अंदर छिड़काव करें, ठीक है। किसका? 200 ppm NaA नैप्थलिन एसिटिक एसिड, सितंबर टू अक्टूबर माह में इसका छिड़काव करें और शीघ्र आने वाले पुष्प क्रम को तोड़ देवें। देखिए अगेती फसल में क्या होता है? पुष्प क्रम क्या होता है बेटा? जल्दी आ जाता है, तो आप लोगों को उसका फलन नहीं लेना है, उनके फल नहीं लेना है, उसको तोड़ देना है, तो ये समस्या अपने आप ही रुक जाएगी। ये आप स्वयं ऐसा कार्य करके इसको रोक सकते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन को। ये कोई ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है कि आप लोग कैसे रुकेगा। जैसे बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर आम के फल वृक्ष उगे हुए हैं, तो उनको पता ही नहीं होता है कि इसके अंदर आम क्यों नहीं लग रहे हैं, क्या कारण है, इसमें फल क्यों नहीं लग रहे हैं। तो ये कोई वो भगता है एग्रो क्लिनिक के पास में और दवा ला कर देता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये देखना, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसकी वजह से ये मैंगो मालफॉर्मेशन हो जाता है। इसके लिए आप लोग यहाँ 200 ppm NaA सितंबर टू अक्टूबर माह के अंदर देवें, और जो अगेती पुष्प आता है उसको तोड़कर नष्ट कर देवें, ठीक है ना। उसके फल नहीं लेने हैं हमको। इसके बाद में देखना बेटा, ब्लैक टिप, आम का काला सिरा, आम का काला सिरा रोग देखना, आम का काला सिरा, ब्लैक टिप। अगला कारकीय विकार है ब्लैक टिप, देखना ब्लैक टिप, ब्लैक टिप, जिसको हम आम का काला सिरा बोलते हैं। देखिए बेटा, ये फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है, कारकीय विकार, ये आम में जिसका नाम दे रखा है ब्लैक टिप, ठीक है ना। क्या दे रखा है? ब्लैक टिप।
आम का काला सिरा, यहां इसको पूरा बोलते हैं तो आम का काला सिरा। कई बार देखते हैं कि आम के कच्चे या पके फलों पर उसके एक भाग पर काला धब्बा पाया जाता है। अगर उसको हम काट कर देखते हैं तो वो गहराई तक जाता है, ठीक है ना, पूरे फल को खराब कर देता है या उसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। फल पूरा सही है लेकिन एक सिरे पर एक काला स्पॉट होता है और वो स्पॉट उस फल को क्या कर रखा है, खराब कर दिया है। इसके लिए ध्यान रखिए, ये ब्लैक टिप क्या है ये देखिए, इसके बारे में है। ये रोग ईंट के भट्टों के समीप आम के ये रोग, यह रोग, ये रोग ईंट के भट्ठों के समीप आम का बाग, आम का बगीचा होने पर हो जाता है। ये देखिए बेटा, ब्लैक टिप रोग, ब्लैक टिप ये रोग ईंट के भट्ठों के समीप आम का बगीचा होने पर हो जाता है। अब देखना बेटा, इसका कारण क्या है कि ईंट के भट्ठों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आम में ब्लैक टिप रोग हो जाता है या आम का काला सिरा रोग हो जाता है, ठीक है ना। ईंट के भट्ठों से इसका कारण देखे ना बेटा, ईंट के भट्ठों से, ईंट के भट्ठों से कार्बन मोनोऑक्साइड कोमा, ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरी है एसिटालीन, व एसिटालीन है ना, वह एसिटालीन के बाद में है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड विषाक्त गैसों से हो जाता है, ठीक है ना बेटा। ये देखना, ये रोग है, इसका कारण बताया है कि ईंटों से निकलने वाला, ईंट के भट्ठों से निकलने वाली गैस, ये भी लिख सकते हैं या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ईंट के भट्ठों से कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटाइलिन व सल्फर डाइऑक्साइड विषाक्त गैसों से हो जाता है। या फिर मैंने यहां पर इसको इस प्रकार से चेंज कर दिया है, ईंट के भट्ठों से निकलने वाली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटाइलिन व सल्फर डाइऑक्साइड विषाक्त गैसों के कारण ये रोग हो जाता है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए बेटा, आप लोग इसकी रोकथाम कर सकते हैं। रोकथाम आप लोगों को यह पता हो गया है कि कभी भी आम के बगीचे को ईंट के भट्ठों के पास में नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईंट के भट्ठों से कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटाइलिन, सल्फर डाइऑक्साइड विषाक्त गैसें निकलती हैं जो आम में ब्लैक टिप रोग उत्पन्न करती है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए बेटा, रोकथाम, आप लोग रोकथाम, पहली रोकथाम क्या करेंगे कि आम के बगीचे को ईंट के भट्ठों के समीप नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। लिखू क्या? देखिए बेटा, ईंटों के भट्ठों के समीप
नहीं लगाएं, समीप बाग को नहीं लगाएं। ठीक है, इसके बाद में देखना बेटा, किसके बाग को? आम के बाग को। ठीक है, ईंट के भट्टों के समीप आम के बाग को। ये लो, आप लोग आम और लिख दीजिए क्योंकि आप लोग गलत कर देंगे। आम के बाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना, या नहीं लगाएं। इसके बाद में देखना, भट्टों की चिमनियां, भट्टों की चिमनियों को ऊंचा लगाना चाहिए ताकि वो गैस ऊपर ही निकल जाए। ठीक है ना, चिमनियों को, भट्टों की चिमनियों को ऊंचा लगाना चाहिए, ऊंचा लगाएं। ठीक है बेटा। तीसरा है बेटा क्या? 1% बोरेक्स, 1% बोरेक्स, बोरेक्स का छिड़काव करें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बोरॉन तत्व की कमी की होने के कारण भी ऐसे समस्या आ जाती है मैंगो मालफॉर्मेशन की। तो आप लोग ऐसी कमी ना छोड़े जिसकी वजह से इसकी विकृति खराब हो या पुष्प की आकृति खराब हो और या फिर मैंगो मालफॉर्मेशन आए, ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो आप लोग 1% बोरेक्स का छिड़काव कर देंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना, आपने 2 विकार देखे, पुष्प शीर्ष विकृति, ब्लैक टिप, और तीसरा विकार आता है स्पंजी उत्तक। ठीक है ना, क्या है? स्पंजी उत्तक। ये भी क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्पंजी। ठीक है, स्पंजी उत्तक। ये देखिए बेटा, स्पंजी उत्तक में फल सही रहता है लेकिन अंदर से गला हुआ निकलता है, उसको हम स्पंजी उत्तक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? स्पंजी उत्तक। तो यह बीमारी, ध्यान रखना, यह बीमारी अल्फांसो किस्मों में या किस्मों में अधिक होती है। ठीक है ना, अधिक होती हैं। ठीक है बेटा। और इसका कारण है उष्ण क्षेत्रों में। कारण कैसे होता है स्पंजी उत्तक? कारण देखिए आप लोग, क्योंकि जब तक कारण जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये स्पंजी उत्तक के बारे में आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये देखना, उष्ण क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में, उष्ण का मतलब गर्म क्षेत्रों में, उष्ण क्षेत्रों में भूमि के ताप संवहन, क्योंकि तापमान अधिक होगा तो क्या होगा बेटा? फल क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, उष्ण क्षेत्रों में भूमि के ताप संवहन से फल की मीजोकार्प का मतलब मध्य फल भित्ति गल जाएगी या सड़ जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे ये ध्यान रखना। एक बार और देख लीजिए स्पंजी उत्तक, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्पंजी उत्तक किस फल से संबंधित है, तो आम के फल से संबंधित है, ध्यान रखना। तो ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि इसमें से जिस प्रकार से एग्रोनॉमी में प्रश्न पूछेगा, इसी प्रकार से आप लोग हॉर्टिकल्चर में अलग अलग 3 सब्जेक्ट है तो तीनों के बारे में पूछेगा प्रश्न, और कहां से उठता है इस बात का ध्यान रखना। मैं जहां जहां भी बताया हूं यहां पर 100% प्रश्न बनता है। तो यहां पर देखना, स्पंजी उत्तक है, ये बीमारी अल्फांसो किस्मों में अधिक होती है। ठीक है ना। कारण क्या है? उष्ण क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में भूमि के ताप संवहन से फल की मध्य फल भित्ति क्या हो जाती है? गल जाती है। ठीक है ना। इसका रोकथाम है, इसका रोकथाम देखिए, क्लोराइड 0.8% का छिड़काव करिए। ठीक है ना। इसके बाद में एक बिंदु और रह गया है बेटा, देखना, एक बिंदु और देखिए आप,
2 मिनट देखना आप लोग। एकांतर फलन, एकांतर फलन, एकांतर फलन क्या होता है बेटा? एक वर्ष फल लगता है, एक वर्ष फल लगता है या न के बराबर लगता है, क्या मतलब बहुत कम लगते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? एकांतर फलन। आम या अन्य फल वृक्ष का पौधा ऐसी आदत रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? एकांतर फलन। एक वर्ष फल लगता है और दूसरे वर्ष फल नहीं लगता है, उसको, इस प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे? एकांतर फलन कहेंगे। जिस वर्ष फल लगते हैं उसको ऑन ईयर कहते हैं, जिस वर्ष फल नहीं लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑफ ईयर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये समस्या आप लोगों को पता होनी चाहिए कैसे आ जाती है एकांतर फलन समस्या। आप लोग निश्चित समय पर सिंचाई नहीं करना, खाद उर्वरक नहीं देना, हाँ, अधिक टेम्परेचर होने के कारण या कीटों के आक्रमण से ऐसी समस्या आ जाती है। तो इस समस्या को आप स्वयं समाधान करके फल वृक्ष को एकांतर फलन से आप लोग बचा सकते हैं। इसके बाद में देखना बेटा, आपका अंतिम बिंदु है उपज, जिसको इल्ड कहते हैं, उपज। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेट के अंदर कई बार प्रश्न उठा हुआ है कि एक वयस्क पौधा, वयस्क पौधा, एक वयस्क है वृक्ष जो कितना फल देता है, देखना आम कितना देता है? 80 से 100 केजी प्रति प्लांट, ठीक है ना। और अगर आप प्रति हेक्टेयर से औसत उपज निकाले तो इसकी औसत उपज देखिए बेटा, औसत उपज, औसत उपज है कितनी? औसत उपज कितनी है? कितनी? 8 से 9, 8 से 9 टन, क्यों टन नहीं, टन, ठीक है ना, प्रति हेक्टर के अंदर ये औसत उपज आ गई है। और यहां पर देखना एक वयस्क पौधा है, आप लोग कितना रखेंगे? 80 से 100 केजी प्रति प्लांट, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना बेटा। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो है आपको समझ में आया होगा। इसके लिए आप अधिक से अधिक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, ठीक है ना बेटा। धन्यवाद।